बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। मौसम की तब्दीली के साथ ही हम ये देखते हैं कि वालिदैन जो हैं अपने बच्चों की सेहत के हवाले से खासे परेशान नज़र आते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला नज़र आते हैं, नज़ला ज़ुकाम बुखार, और कहा यह जाता है कि अगर बच्चे को जल्दी एक दफ़ा सर्दी लग जाए तो फिर हमेशा से जो है वो ये सिलसिला जो है आगे भी चलता रहता है। तो बहुत ज़्यादा बच्चों की केयर करनी पड़ती है। बच्चों की सेहत के हवाले से हम बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ माहिर डॉक्टर मौजूद होंगे। इसके साथ साथ बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि बच्चों का ट्रीटमेंट अच्छा चल रहा होता है, लेकिन बच्चे जो हैं कुछ नफ्सियाती मसाइल का शिकार भी हो जाते हैं। तो इसके लिए भी हम आज प्रोग्राम में बात करेंगे। माओं के लिए आज स्पेशली हमारा प्रोग्राम होगा जो कि अपने बच्चों की सेहत या फिर कुछ नफ्सियाती मसाइल के हवाले से परेशान नजर आती हैं। तो ज़रूर आज आप हमारा प्रोग्राम देखिए, क्योंकि आपके बच्चों की सेहत के हवाले से ज़रूर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल बात करने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम का पहला सेगमेंट शामिल करेंगे टुडेज वेदर। जी, तो शहरी लाहौर के मौसम की सूरत हाल क्या है? महकमा मौसमियात की जानिब से क्या कहा जा रहा है? सर्दी की शिद्दत किस तरह से आगे बढ़ रही है, जानते हैं। हमारे साथ ताहिर जमील मौजूद होंगे। ताहिर बताएगा क्या प्रेडिक्शन की जा रही है? दिसंबर का महीना है और सर्दी ही इस मौसम की खासियत है। तो आजकल सर्दी की ठंड तो अपने अरूज पर है, ख़ासकर सुबह और शाम के औकात में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो जाता है। ताहम दोपहर के औकात में सूरज आजकल अपनी आबोताब के साथ चमक रहा है और बाज़ दफ़ा तो दोपहर के वक्त गर्मी का भी एहसास होता है। आज के अगर दर्जा हरारत की अगर हम बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि हवा इस वक्त 2 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है, जबकि इसमें नमी का तनासुब 80% है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। दोपहर के और ज़ोहर के औकात में दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाएगा, जबकि शाम के औकात में सूरज ढलते ही ये दर्जा हरारत तेज़ी से गिरेगा और 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक आज रहेगा, जो कि कम अज़ कम दर्जा हरारत आज के दिन का होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का भी आज कोई इम्कान नहीं है, जबकि अगले 10 रोज़ तक भी बारिश का शहर में कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा, जिसकी वजह से जो धुंध है वो शहर की फ़िज़ाओं में छाएगी और जो शहर की फ़िज़ा है उसमें धुंध की जो शिद्दत है उसमें इजाफा होगा। जी ठीक है ताहिर, आपका बहुत शुक्रिया। धुंध की शिद्दत में इजाफा होगा, लेकिन बारिश का फिलहाल कोई इम्कान जाहिर नहीं किया जा रहा। आगे बढ़ेंगे, अगला सेगमेंट शामिल करेंगे टुडेज डायरी। जी, तो शहरी लाहौर में इवेंट कौन सा होने जा रहा है वो मैं आपको बताती चलूँ। AOTS कल्चरल नाइट है और द निशात होटल एम्पोरियम मॉल में इसका इनेकाद किया जा रहा है। टाइम है इसका जी शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक। तो यहाँ पर फैमिलीज जा सकती हैं, भरपूर इंजॉय कर सकती हैं। जी, तो डेली सिटी 42 की कौन सी खबरें हैं जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास खबर है जी, पनाहगाहों में इलाज मुफ्त, अद्वियात भी मिलेंगी, डॉक्टर्स तैनात किए जा रहे हैं। लेस्को का फ्रॉड, जनरल अस्पताल का ग्रिड स्टेशन 4 साल से गैर फाल है। सैकड़ों घोस्ट असातिज़ा का तनख्वाहें और पेंशन लेने का इंकशाफ, मुलाजिमीन की शुमारी का फैसला किया गया है। 274 यूनियन काउंसिल के लिए 8 करोड़ 22 लाख और बल्दिया उज़्मा के लिए 16 करोड़ जारी किए गए हैं। जी, तो ये हैं हमारी खबरें, इन्हें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर मौजूद होंगे, अकमल सुमरू और राउदल शाद, उन्हें वेलकम कहेंगे शो में। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम। इस दफा आपने जल्दी से सलाम कर दिया। कैसी हैं आप? ठीक हैं, शुक्र है अल्लाह का। पहली खबर की तरफ जाते हैं। पनाहगाहों में इलाज मुफ्त, अद्वियात भी मिलेंगी, डॉक्टर्स तैनात किए जा रहे हैं। राउदल शाद मुस्कुरा रहे हैं, आपसे आगाज कर लेते हैं। अस्पतालों की सूरत हाल आपके सामने है, जहां पर हम देखते हैं ड्यूटी पर अक्सर डॉक्टर ही नहीं मिलते, यहाँ पर डॉक्टर्स तैनात किए जा रहे हैं। खुश आएंगे? यहाँ पर आपको तहफ़्फ़ुज़ात नहीं होंगे, डॉक्टर्स मिल जाएंगे, क्योंकि एक ही डॉक्टर है। एक ही डॉक्टर को, मेरे ख्याल से एक ही डॉक्टर को। इनफैक्ट ये जो इसका कॉन्सेप्ट था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जब ये लॉन्च किया तो ये था कि फुटपाथ पर सोने वाले लोगों और मुसाफिर खाने, शेल्टर होम, आरजी पनाहगाह,
इसका जो कॉन्सेप्ट था, और इसमें जाहिर है ज़्यादा लोगों ने आना है, और वो लोग जो फुटपाथ पर बेयारो मददगार पड़े रहते थे वो इसमें जब पहुंचेंगे तो बीमारियां भी उनके साथ यकीनन इस पनाहगाह का रुख करेंगी। तो इसलिए वहाँ पर मेडिकल टीम का होना बहुत ज़रूरी है। ये मुस्तकबिल में जब ये बोर्ड बनेगी उसमें अब तयन तो वैसे कर लिया गया है कि अब किस तरह से इसको चलाना है, कंस्ट्रक्शन भी जारी है, लेकिन ये तो आर्जी पनाहगाह है जो कि टेंट्स लगाकर बनाई गई है। इसमें लोगों की आमदरफ्त का सिलसिला जारी है, लोग आराम भी करते हैं, और हैरानकुन तौर पर कल फिगर सामने आया 5000 लोग अभी तक इसका जो है विज़िट कर चुके हैं। और इसमें अब इसको चूँकि इंडिपेंडेंटली महकमा सोशल वेलफेयर इसको करेगा, इसकी एग्जीक्यूशन जो कंस्ट्रक्शन किया वो LDA कर रही है। तो जब ये मुकम्मल होगा तो यकीनन उसके लिए नया स्टाफ चाहिए होगा, नए उसके लिए जो सारा इक्विपमेंट है वो जाहिर है सब कुछ आएगा। एक बोर्ड के नीचे ये काम करेंगे, पांचों के पांचों जो शेल्टर होंगे। काम तो ये अच्छा किया जा रहा है, लेकिन अकमल सुमरू साहब फुटेज भी हम नाज़रीन को दिखा रहे हैं, वो जो पहले हुकूमत पर तनकीद की जाती थी कि बैनर्स लगा दिए जाते हैं, तशहीर की जाती है, यहाँ पर भी यही कुछ किया जा रहा है कि पंजाब हुकूमत की जानिब से ऐसा इकदाम उठाया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान के अहकामात पर ये किया जा रहा है, जगह जगह आपने वहाँ बैनर्स लगाए हैं, तो अब ऐसा क्यों किया जा रहा है? अगर तस्वीर नहीं है फिर तो ठीक है, अगर बैनर पर तस्वीर है या इश्तिहार पर तस्वीर है तो फिर तो अदालत भी एक्टिव हो जाएगी कि जनाब ये तो हमने मना किया था। ले जी, बैनर जितने मर्जी लगाएं, असल में तो बुनियादी हदफ ये है कि नहीं, अगर आप काम कर रहे हैं, कुछ करके दिखाना चाह रहे हैं तो लिखना जरूरी नहीं, वो नफ्सियात है ना। देखिए पॉलिटिशियन की नफ्सियात है, उसको भी समझे ना। वो एक काम करें और उसकी तशहीर ना चाहें, ये पॉसिबल तो नहीं। जब कोई करे तब तनकीद करे, वो ऑब्वियसली बात है ना कि उस वक्त आप उस पोजीशन में नहीं थे, वो उस पोजीशन में थे, अब आप उस पोजीशन में, आपसे वही काम कर रहे हैं। देखें इस शेल्टर होम्स के अंदर देखें 2 कैटेगरीज के लोग हैं। अमूमी तौर पर वो लोग हैं जो 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए किसी उनकी तादाद वैसे कम है, लाहौर में आते हैं, और अमूमी तौर पर काम की गर्ज से जो लाहौर आते हैं वो किसी छोटे से सराय में भी रहने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हो सकता है उनमें से भी कुछ अफराद हो जो यहाँ पर आकर रहते हो। दूसरे वो अफराद हैं जिनके पास, जो लाहौर में रहते हैं, मजदूरी पेशा अफराद हैं, लेकिन उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है कि वो अपनी रिहाइश के लिए थोड़े से पैसे भी अदा कर सकें। तो उनके लिए ये तो हेवन प्लेस है ना, वो इस हेवन प्लेस के अंदर मिलेगा, फिर खाना भी मिलेगा। ये तो उस हेवन प्लेस के अंदर उनके लिए सबसे जो अट्रैक्शन होगी, अब नई अट्रैक्शन, कि अगर वो जैसे आजकल मौसमियाती बीमारियां होती हैं, छोटी सी फ्लू है, आपके पास खांसी है या कोई और चीज़ है, तो आपको वहाँ पर मुफ्त सहूलत मिलेगी। और ये मेरे ख्याल में ऐसा इक़दाम है, और इसमें जो स्टाफ की मजीद भर्ती की इजाज़त मांगी जा रही है और उसकी वज़ीर आला पंजाब मंजूरी भी दे देंगे, अगरचे उन्होंने खुद पाबंदी आयद कर रखी है कि आप नई भर्तियाँ नहीं करेंगे, लेकिन ये स्पेशल केस में स्पेशल समरी बना के चीफ मिनिस्टर ने भर्ती पर पाबंदी लगाई है, तो वही कर सकते हैं। देखिए वो तो एक मुस्तकिल है ना, अस्पताल का इशूज़ जो है वहाँ पर सेहत का मामला या वहाँ पर सेहत की सहूलियात हो ना, वो तो एक मुस्तकिल बुनियादों पर है ना। जो ये सिचुएशन है ये थोड़ा ऑलटुगेदर डिफरेंट है। इसमें आप मुसाफिरों को भी कैटर कर रहे हैं, इसमें बेघर अफराद को भी कैटर कर रहे हैं, और आर्जी है। हाँ, अगर कोई ज़्यादा बीमार है, उसकी तशवीश ज़्यादा है, तो वो आप ऑब्वियसली अस्पताल में रेफ़र करेंगे, वहाँ पर डॉक्टर चेक नहीं करेंगे। ये तो एक इंटरम अरेंजमेंट है और वक्ती तौर पर आप क्योर कर रहे हैं और उसको आप इलाज की एक सहूलत फराहम कर रहे हैं। अच्छा, इंटरम अरेंजमेंट है तो राउदल शाह साहब ये प्रोलॉन्ग नजर आएगा इस तरह से? बिल्कुल ये नजर आएगा, क्योंकि ये महकमा के स्पुर्द होगा, और सिर्फ लाहौर को नहीं, इसमें दूसरे बड़े शहरों को भी करना चाहिए। कम से कम जो 5 म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं सूबा की, जिनमें रावलपिंडी, गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद और मुल्तान, कम से कम इन शहरों में ये ज़रूर हो। और जो इसमें जो सड़कों पर सोने वाले लोग तो हैं ही, लेकिन जो मजदूर जिनकी जो कैपेसिटी इतनी नहीं होती कि वो कोई मकान रेंट पर ले सकें या रह सकें, क्योंकि उनकी हर चीज़ कैलकुलेटेड है। 700 रुपये दिहाड़ी है तो 700 के पीछे 17 लोग या 10 लोग खाने वाले भी हैं। वो बहुत हर चीज़ में वो सोचते हैं, वैगन पर सफ़र नहीं करते, पैदल चलते हैं, फिर सारा दिन भी मजदूरी करते हैं। उनके लिए सोना, ये मेरा ख्याल से फलाही रियासत जिसकी हम बात करते हैं उसकी तरफ ये हवा का पहला झोंका इसको कह लें, या इसको पहला कदम कह लें आप,
ये है। इसके बाद इसका तीसरा चौथा कदम इसका पहला कदम तो इसका होम बनाना था, वो बन गए। नहीं बन नहीं गए ना, बन नहीं गए, अभी बन नहीं गए, बैठे हैं ना लोग। अभी आप खुद कह रहे थे 5000 लोगों को मुस्तफीद में, नहीं मैं ये कह रहा हूँ सोमो साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि आरजी पनाहगाह में भी 5000 का फिगर सरकारी तौर पर कोड किया जा रहा है, और ये खबरें हम ही नशर करें कि 5000 लोगों ने वहां पर अब तक जो रिहाइश इख्तियार की है, उनको खाना मिला है, उनको लंच पर। क्योंकि मैं जब इत्तेफाक हुआ ये देखने का, तो वहाँ पर बाकायदा रजिस्टर है, आईडी कार्ड के साथ आप रह सकते हैं, डेटा मुकम्मल, यानी कागजी कार्रवाई भी पूरी है। अगर फोटो सेशन है तो कागजी कार्रवाई भी पूरी है। तो कागजी कार्रवाई ना कहें, लेकिन रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं आप, इसको कागजी कार्रवाई करें, ऐसे तो ना करें ना। मतलब वो डेटा ऑर्गेनाइज कर, नहीं वो कागजी कार्रवाई नहीं होगी। कागजी कार्रवाई एक और होती है। मान लिया ये डेटा ऑर्गेनाइज इसलिए किया जा रहा है ताकि कुछ बताया भी जाए। लेकिन अब इसका जो दूसरा पहलू है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप बताएंगे भी तो सही ना, इसका बनाई, मैं इसका दूसरा पहलू इसका करूंगा डिस्कस। दूसरा पहलू यह है कि शहर में बहुत ज्यादा जो तरक्याती मंसूबे हैं वो जेरे तकमील हैं और तकमील के तकरीबन आखिरी मराहल में हैं। अगर तब्दीली सरकार थोड़ी सी तवज्जो उनकी तरफ दे और जो उनको भी मुकम्मल कर ले, तो ये पैसा ज्यादा बच जाएगा। कल को मुकम्मल तो आपको करने ही पड़ने हैं, लेकिन ज्यादा पैसा लगा के वो नंदीपुर का प्रोजेक्ट जिस तरह किसी वक्त में 21 अरब था, तो 5 साल उसकी फाइल दबाई रखी एक वजारत कानून ने, तो 5 सालों में उसकी जो कंस्ट्रक्शन कहा सी बन वो फिर भी गया। अब कामयाब हुआ या नहीं हुआ एक अलग बात है, लेकिन उसकी कास्ट 58 अरब पे पहुंच गई। तो ये ऐसा ना किया जाए, इम्तियाजी सलूक ना करें शहर के साथ। शहर में शेल्टर होम्स बड़ा मसला नहीं है, शहर की जो तरक्याती मंसूबों की वजह से ट्रैफिक है, ऑरेंज लाइन का पूरा ट्रैक है, वो जहां जहां से मुरम्मत होने वाला 6 माह पहले था, वहीं पे वैसे का वैसा पड़ा है, वैसे का वैसा पड़ा है, कोई पूछने वाला नहीं है। और कम अज कम इनकी तरफ भी अगर तब्दीली सरकार तवज्जो दे, कम अज कम कोई भी ना तवज्जो दे तो हाउसिंग की जो मिनिस्ट्री है वही तवज्जो दे जो इसको एग्जीक्यूट कर रही है इस प्रोजेक्ट को, और ट्रांसपोर्ट वाले इसको कल को रन करेंगे। अगर ये मुकम्मल हो गया तो जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं कम से कम उनको मुकम्मल करवा दें, नया ना करें, कोई मसला नहीं है। नया काम ना करें, नया काम, नया कोई मंसूबा शहर में लॉन्च ना करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो मुकम्मल होने वाले प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी कॉस्ट बढ़ेगी, एट द एंड ऑफ द डे वो पंजाब गवर्नमेंट को ही पे करनी है, वो लोगों को अगर वो नया नहीं करेंगे तो ये जो बैनर्स लगाए गए हैं ये फिर लगाने का कैसे मौका मिलेगा ना, नया तो करना पड़ेगा। बैनर्स लगाए जा रहे हैं, वो कहते हैं कि काम किया जा रहा है, क्योंकि वो तब्दीली सरकार का ये नारा है कि पुल, अंडरपासेस, सड़कें तरक्की की अलामत नहीं होती। लेकिन आप देखिएगा कि चौथे या 5वें इलेक्शन ईयर, जब इलेक्शन ईयर होगा तो यही आपको दिखाना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर ही आपको कुछ बनाएंगे तो दिखाएंगे। ये बार खाली शेल्टर होम्स नहीं बिकने वाले। देखिए वो ऑब्वियसली बात है कि आप उस प्रोजेक्ट की बुनियाद पर हुकूमती कारकर्दगी आप उसका इजहार नहीं कर सकते, लेकिन आप जिस तरह बार बार तब्दीली सरकार कह रहे हैं, तो आप ये सियासतदानों का काम है, आप सियासतदानों वाली जुबान तो नहीं, चेंज है नहीं, तब्दीली सरकार आप इस्तेमाल हरफे आम नहीं है, वो पॉलिटिशियन इस पे इख्तिलाफ वाले इस्तेमाल करते हैं। देखें ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आप देखें तनकीद जरूर करें, तनकीद पे तो कोई नहीं कर रहे, हम याद दहानी करा रहे हैं, याद दहानी की बात नहीं है। आप ये जरूर कहें कि शहर के अंदर ऑरेंज ट्रेन का प्रोजेक्ट पेंडिंग है, उसकी कॉस्ट बढ़ रही है, ये बार बार कहें। आप ये कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत का काम है ये वो करे, और आप नहीं वो स्लोगन ही है ना, स्लोगन तब्दीली सरकार से जरा वाज़ेह हो जाता है कि कौन है, तब्दीली सरकार से वाज़ेह हो जाता है, तहरीक इंसाफ से वाज़ेह नहीं होता, तहरीक इंसाफ ये क्या बात हुई, तहरीक इंसाफ से जरा वाज़ेह होता है, कोलिशन गवर्नमेंट है ना, कोलिशन गवर्नमेंट। अगली खबर की तरफ जाते हैं। बिलाशुबा अच्छा इकदाम उठाया गया है, जिस तरह से लोग मुस्तफिद हो रहे हैं, तो अगर डॉक्टर्स भी तैनात किए जाएंगे तो ऑब्वियसली फायदा जो है वो लोगों को होगा। अगली खबर की तरफ जाते हैं। लेस्को का फ्रॉड, जनरल अस्पताल का ग्रिड स्टेशन 4 साल से गैर फाल पड़ा है। यहाँ पर सुमरो साहब अस्पतालों की सूरत हाल ये है, 4 साल हो गए हैं, आखिरी किसकी जिम्मेदारी है? अस्पताल इंतजामिया को होश आना चाहिए, फिर किसने इसका नोटिस लेना है? देखें, एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अस्पताल के अंदर जो बिजली की बिला तातुल फरहमी है उसको यकीनी बनाना लेस्को की जिम्मेदारी है, और अगर उसको आप स्पेशल उसके लिए कोई छोटा स्मॉल ग्रिड स्टेशन बनाते हैं या उसको ऐसे ग्रिड स्टेशन के साथ मुंसलिक करते हैं
जहाँ पर उसको कम से कम 2 लाइंस के साथ उनको आप बिजली फराहम कर रहे हैं, तो उसकी श्योरिटी भी होनी चाहिए। अब जब अस्पताल के अंदर बुनियादी ज़रूरत, चलें हम तो ये कहते हैं ना कि बेड जो है वो बुनियादी ज़रूरत है कि मरीज़ आए या पेशेंट आए, उसको आप कहाँ जगह देंगे, वो रहेगा कहाँ, उसका इलाज किस बेड पे होगा, हम तो ये कहते हैं ना बुनियादी। मेरा ख्याल है बिजली उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी। जब और ये हमारे यहाँ जो सर्दियों का, देखें सर्दियों का जो मौसम है, हम ज़्यादा से ज़्यादा यही कह सकते हैं ना कि इसमें पंखे की जरूरत नहीं है, लाइट की तो जरूरत है ना, ऑपरेशन थिएटर्स तो है ना, इमरजेंसी तो है ना, हॉस्पिटल के अंदर जो मेडिसिन पड़ी है उन मेडिसिन को प्रिजर्व करने के लिए फ्रिज तो चलते हैं ना। स्पेसिफिक लेकिन ये लम्हा फिक्रिया है 4 साल और लेस्को के लिए और भी बड़ा लम्हा फिक्री है, और भी उनके बड़े इश्यूज हैं वहां पर, चाहे मीटर के हवाले से हो, चाहे मीटर टेम्परिंग के हवाले से हो, बहुत बड़े इश्यूज होंगे। लेकिन सुमरू साहब यहाँ तो सेहत की बात है ना, लोगों ने रुक करना है। ये तो बुनियादी तौर पर वजीर सेहत का काम है कि वो लेस्को चीफ से पूछे कि जनाब इसको क्यों नहीं आप मेंटेन कर रहे, ये क्यों बंद पड़ा है। यानी अस्पताल इंतजामिया का कोई किरदार नहीं, वो अस्पताल इंतजामिया के पास अथॉरिटी नहीं है ना। आप अथॉरिटी जो है वो सेक्रेटरी को, वो आवाज तो उठा, वो ज्यादा खत लिख सकते हैं, दिलचस्प पहलू ये है, वो ज्यादा सेक्रेटरी को खत लिख सकते हैं, सेक्रेटरी ज्यादा से ज्यादा जो है वो खत लेस्को चीफ को लिख सकता है, लेकिन वजीर लेस्को चीफ को बुला भी सकता है, वजीर लेस्को चीफ से रिपोर्ट डायरेक्ट तलब भी कर सकता है कि जनाब आप ये बताएं, और उसकी डेडलाइन भी दे सकता है। वो चीफ मिनिस्टर ऑफिस से डायरेक्टिव भी जारी करा सकता है कि जनाब इसको आप फौरी तौर पर कंप्लीट करें, इसकी वजह से ये नुकसान। इसमें देखिए जो इंटरेस्टिंग पहलू वो ये है कि वो कह रहे हैं कि 10 मुलाजमीन की तनख्वाहें भी आप दें और रिहायशगाहें भी आप दें, यानी हॉस्पिटल बर्दाश्त करे, तो ये इसको फाल करने के हवाले से कोई सोचा जा सकता है। नहीं, लेस्को बाकी मुलाजमीन शहर में लेस्को देखिए 3 शिफ्टों में काम होता है, गैर मुल्की इदारा 3 शिफ्टों में काम होता है, और आप उसमें शिफ्ट, आप क्या एक ही शिफ्ट 24 घंटे एक ही बंदा काम करेगा? आपकी तो शिफ्ट्स होंगी ना, उस शिफ्ट्स के अंदर जो है वहां पे बंदा, हाँ ज्यादा से ज्यादा ये डिमांड आप जरूर कर सकते हैं कि उस गिर स्टेशन के साथ एक छोटा सा कमरा होना चाहिए जहाँ पे बैठने की जगह हो, जहाँ पे चेयर पड़ी हो, आप ज्यादा से ज्यादा ये डिमांड। आप ये तो ना कहें जी 10 मुलाजमीन भी दे, उनको रिहायशगाहें दें और उसके बाद उनकी तनख्वाहें दें। ये ना करने की एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी है कि ना 10 मुलाजमीन वो देने की कैपेसिटी है एमएस के पास। लेस्को का आज तक कोई काम मुकम्मल नहीं हो पाया। आप अंडरग्राउंड वायरिंग की बात कर लें, हर रोज हादसात हो रहे हैं, घरों के ऊपर से तारें गुजर रही हैं, कुछ नहीं। उस वक्त होश आता है जब चुंगी के वाकयात आपके सामने, चुंगी अहमद सदू के वाकयात जब रिपोर्ट हुए, उसके बाद से उन वायर्स को ऊंचा करने के हवाले से कुछ काम शुरू किया गया। गुलबर्ग के आप देखिए इस अस्पताल की अगर हम बात करें, जनरल अस्पताल की, आप देखिए कि ये अस्पताल की जमीन पर आप ग्रिड स्टेशन आपने बनाया, और आपने जब उस अस्पताल की जमीन पर ग्रिड स्टेशन बनाया है तो आपकी जिम्मेदारी है उसको फाल कर। जब आपने वो ग्रिड स्टेशन बनाना था उस वक्त तो आप बार बार जो है वो चक्कर लगा रहे थे कि जनाब हमें ग्रिड स्टेशन बनाने की इजाजत दी जाए। अब जब उसकी जमीन इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी जमीन के ऊपर जो है, तो उसी वक्त आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। जाहिद चौधरी साहब ने तफसीली खबर में यह भी बताया है कि नया ग्रिड स्टेशन अब पुराने ट्रांसफार्मर लगा दिए। तो बात ये है कि आप मतलब इतना तो आप धोखा ना दें। हालत ये है कि अगर किसी का बिल आ जाए, 1.5 मरले का घर है, उसका 20,000 बिल आ जाए, वो ठीक करवाने के लिए कभी ठीक नहीं होगा, और ये मौकफ ये इख्तियार किया जाता है कि ये बिल अब प्रिंट हो गया, ये तो आपको पे करना ही करना है। बिल्कुल ऐसा। और मेरे ख्याल से ये 4 साल से चीज नजरअंदाज है, ना कोई नोटिस ले रहा है, बिलाशुबा ये लम्हा फिक्रिया है। फिर जब मसले बड़े हो जाते हैं तब फिर हम एक दूसरे को जो है जिम्मेदार ठहराना, या कोई हादसा होता है, फिर बिजली की फराहमी इतनी जरूरी है, खास तौर पर आप सरकारी अस्पताल में सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक तो ऑपरेशन थिएटर बहुत एंगेज होते हैं और वहाँ पर सीनियर डॉक्टर्स ऑपरेट कर रहे होते हैं। अब वहाँ पर तो आप 1 सेकंड के लिए भी बिजली बंद बर्दाश्त नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहा। सुमरू साहब ब्रेक की तरफ जाना है। नाज़रीन ब्रेक के बाद हम प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे। अगली खबर की जानिब जाएंगे जी। अगली खबर है हमारे पास, सैकड़ों घूस असातिज़ा तनख्वाहों और पेंशन लेने का इंकशाफ हुआ है और इसके लिए मुलाजमीन की शुमारी का फैसला किया जा रहा है। सुमरू साहब आपसे आगाज़ कर लेते हैं, क्या कहेंगे? देखिए इसमें ना सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, अभी वो महकमा औकाफ में भी इशू चल रहा है कि जिन लोगों को वो पेंशन जारी कर रहे हैं ना, वो ये छुपे कैसे रहते हैं, हैं और जब इंकशाफ हो जाता है ये कैसे होता है? अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प बात है। यूनिवर्सिटीज में ये प्रैक्टिस होती है कि जो प्रोफेसर या मुलाजिम रिटायर होता है ना, वो हर 3 महीने बाद
हर 3 महीने बाद फिजिकली वहां पर कमेटी के सामने पेश होता है ठीक, कि पता लगे हाँ भाई बंदा जिंदा प्रॉपर है एक तरीके का तो जा रही। वो सिर्फ चेहरा दिखाने आता है, बस सलाम करता है, अच्छा ठीक है जी आप सलामत हैं, ठीक है चाय पिए जाएं। तो अब स्कूल में क्या है कि आपके पास जो डेटा है जिनके अगेंस्ट आप, अब पेंशन बहुत बड़ी लाइबिलिटी है गवर्नमेंट के लिए और वो पब्लिक मनी है जो आपने मुस्तकिल बुनियाद पर एक रिटायर्ड एम्प्लॉई को जो है वो बार बार आपने देनी है। सही, अब उसको आप बुलाते ही नहीं है, उसकी फिजिकल प्रेजेंस ही नहीं है, उसका आप डेटा ही चेक नहीं कर रहे, उसको काउंटर चेक करने के लिए आपके पास कोई मैकेनिज्म ही नहीं है, तो फिर क्या होता है? फिर वो होता है कि हम कहते हैं वो घोस्ट असातिज़ा हैं या घोस्ट पेंशन है। अब वो घोस्ट पेंशन कैसे बनती है कि एक शख्स को रिटायर हुए 20 साल हो गए, सही, भाई 80 साल की उम्र है उसकी, तो उसको चेक तो करें 80 साल की उम्र है भी सही उसकी या नहीं है। सही, वो कहीं 10 साल पहले तो नहीं चला गया। अब अगर वो 10 साल पहले कहीं चला गया, वो इस दुनिया में नहीं रहा, तो आपने 10 साल की जो पेंशन जारी की है तो उसका जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल। तो स्कूल्स के यहाँ मेरा ख्याल ये है कि डिस्ट्रिक्ट की सतह पर आप एक बड़ा मजबूत मैकेनिज्म वाजे करें, और अगरचे आपके पास कानून मौजूद होगा लेकिन उस कानून की अमलदारी जो है वो ज़रूरी होती है। आप अगर पब्लिक मनी को आप सही जगह पे यूटिलाइज करना चाह रहे हैं या उसका आप गलत इस्तेमाल नहीं रोकना चाहते हैं तो आपको ये काम करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको डिस्ट्रिक्ट सतह पर सेंट्रलाइज सिस्टम बनाना चाहिए। और रिटायर्ड असातिज़ा कोई लाखों की तादाद में नहीं है, वो हज़ारों की तादाद में भी होंगे, तो आप उसको भी मैनेज कर सकते हैं, आप लिस्ट बना सकते हैं, आप कैटेगरीज बना सकते हैं। अभी आप इसके ऊपर आपने अब ये जाके फैसला कर रहे हैं कि हम दोबारा से शुमारी करेंगे और चेक करेंगे कि जनाब इनमें से कितने फौत हो चुके हैं। पेंशन्स का इंकशाफ अब है, हाँ, लेकिन शुमारी मार्च में होगी। अभी शुमारी करेंगे, शुमारी मार्च में होगी। अभी भी 3 महीने तक उनको पेंशन जाएगी। बिल्कुल, यानी तो अब उसमें से 10 लोग भी ऐसे निकल आए। अगर कोई है तो उनको 3 महीने मजीद जाएगी। हम ये नहीं कहते हैं कि सैकड़ों असातिज़ा। अब देखिए, अब तो आपके शदीद तहफ़्फ़ुज़ात के बाद अब मैं तब्दीली सरकार का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूंगा इसको, क्योंकि ये गैर पार्लिमानी लफ्ज़ समझते हैं। तो अब पंजाब हुकूमत कहेंगे बराह रास्त, या तहरीक इंसाफ की हुकूमत कहें, या बुज़दार हुकूमत कह सकते हैं, आप ऑब्वियसली कह सकते हैं, बुज़दार हुकूमत कह सकते हैं, उस्मान बुज़दार की हुकूमत। अच्छा, इसमें ऐसा है कि राना मशहूद साहब से इससे पहले आपके 10 साल वो एजुकेशन मिनिस्टर रहे। 10 साल नहीं, 5 साल, 5 साल 2013 से 8 से 13 तक मियां मुस्तफा जौहर रहमान। हाँ जी, 5 साल वो रहे और इसी तरह की शिकायत आती रही। वो क्लेम ये करते थे कि 65,000 गालिबन हमने असातिज़ा की रिक्रूटमेंट की, एजुकेटर्स की, और शफाफियत के रिकॉर्ड तोड़ दिए। और ये जो गवर्नमेंट है ये तो है ही शफाफियत, ये तो इनसे तो नेक शायद कोई है ही नहीं ना। इसीलिए फिर इंकशाफ हुआ है तो मार्च में शुमारी करने का फैसला किया गया। खबरें आप देख लें कि घोस्ट पेंशनर्स का इंकशाफ हो रहा है, लेकिन होने को फौरी तौर पर रोकने की बजाय जो शुमारी का काम है वो होगा मार्च में जाके, उसके लिए कमेटी। अब सोमरू साहब जो एजुकेशन की बीट करते हैं, तजावीज भी इन्होंने दे दी है। हर्डल है इसमें, सबसे बड़ी हर्डल है। देखिए, आप जब तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करेंगे महकमा एजुकेशन के अंदर, उस महकमा हायर एजुकेशन ने बहुत सारी चीजें अडॉप्ट कर ली हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन के साथ अटेंडेंस नहीं है, चीजें आपको गैजेट की तरफ कॉलेजेस के अंदर उन्होंने कह दिया है कि हम बायोमेट्रिक अटेंडेंस इंस्टॉल करने जा रहे हैं। पंजाब प्रोफेसर एंड लेक्चरर एसोसिएशन शोर मचा रही है कि जनाब आप हम पर ये क्या जुल्म ढाने जा रहे हैं कि हम सुबह आके अटेंडेंस लगाएं और फिर हम जाते हुए अटेंडेंस लगाएं और थंब लगेगा तो अब ये स्कूल से जो जिम्मेदारी है अब कि इस माजद के साथ असातिज़ा भी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे हैं। वो तो करनी अगर हम मेरिट पे अगर हम बात करेंगे तो असातिज़ा भी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। हम भी कॉलेजेस में बस वो जिस तरह से आजकल चल रहा है, जो सिलसिला चल रहा है, जब मर्जी आते हैं 1-2 क्लासेस नहीं, और पूरी बरादरी को नहीं कह सकते आप, चंद एक लोगों को कह सकते नहीं कि देखें उसमें हरफे आम यही है। अब 2 क्लासेस नहीं और पिछले 2 साल से ये प्रैक्टिस चल रही है कॉलेजेस के अंदर। स्कूल्स में ये प्रैक्टिस नहीं है उस तरह से। कॉलेजेस में ये है कि आपका 8 बजे कॉलेज स्टार्ट होता है, बाय 8:45 प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज जो है वो बाउंड है कि वो डायरेक्ट अटेंडेंस रजिस्टर की पिक्चर्स जो है वो डायरेक्टोरेट कॉलेजेस को ईमेल करेगा। सही, नॉट 8:46, 8:45 तक 1 मिनट का मार्जिन भी नहीं है। सही। और उसके बाद उस रजिस्टर को काउंटर वो चेक करेंगे कि जिनकी अटेंडेंस भेजी गई है वो कॉलेज में मौजूद भी है या नहीं।
तो ऐसे बहुत सारे डिसिप्लिनरी के केसेस भी बने हैं कि टीचर अटेंडेंस लगा के गायब हो गए। और अगर ये पूरे मुनज़्ज़म तरीके से हर जगह पे काम होने लग जाए तो मेरे ख्याल से निज़ाम हालात भी बहुत ठीक बेहतर हो तरह सकते हैं। आपको अगली खबर की तरफ भी चले जाते हैं, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। 274 यूनियन काउंसिल के लिए 8 करोड़ 22 लाख और बल्दिया उज़्मा के लिए 16 करोड़ जारी। क्या कहेंगे राउदल शादा? बिल्कुल जी, जो गैर तरक्याती अखराजात हैं और तनख्वाहें पेंशन की अदायगी है, उसके हवाले से तो पंजाब गवर्नमेंट तवातर से अब फंड्स जारी कर रही है, लेकिन अब 13 माह हो चुके, अभी तक जो पीएफसी का शेयर है, जो ड्यू शेयर है, जो हर सूरत में देना चाहिए पंजाब हुकूमत को, वो ना मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने दिया। उन्होंने इंतज़ार करवाया जितना उनसे हो सका। उसके बाद इंटरम गवर्नमेंट आई, उन्होंने भी पीएफसी की शेयर में जो डेवलपमेंट का शेयर था, जो कि 43 करोड़, जो 4 करोड़ 30 लाख रुपए महाना शेयर बनता है, और ये तकरीबन 55 करोड़ 90 लाख के जो शॉर्टेज है, ये जो आपकी स्ट्रीट लाइट्स चलनी थी वो अब मदम हो रही हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे, क्योंकि जखीरा खत्म हो चुका है मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के पास, जिससे आपने स्ट्रीट लाइट्स चलानी थी, जिससे आपने पैच वर्क करना था, जिससे आपने जो हर रोज लेटर रिसीव होता है मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन को कि लाइन और लेन की जो मार्किंग है वो करके दें ताकि हम डिसिप्लिन को कायम रख सकें, लेकिन मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन कुछ कर नहीं सकती। और इसमें सितम ज़रीफ़ी यह है कि जो डेवलपमेंट की जो स्कीम्स थी, ऑनगोइंग स्कीम्स थी, वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत लगने नहीं दे रही, उनके टेंडर्स जारी नहीं करने दे रहे, ताकि कोई काम हो ना जाए। नहीं है तहरीक इंसाफ की हुकूमत? नहीं, बिल्कुल, मैं अब तो दिल्ली सरकार का जिक्र नहीं करूंगा, तहरीक इंसाफ की हुकूमत कहूँगा या पंजाब हुकूमत। तो इसमें ये जो फंड्स हैं, ये तो पेंशनर्स की तनख्वाहें और गैर तरक्याती अखराजात हैं। देखना होगा पंजाब हुकूमत को, इंसाफ के नाम पर बनने वाली हुकूमत को खुद भी इंसाफ करना होगा, और 274 यूनियन काउंसिल्स को भी जो ग्रांट जारी की गई है, वो 3 लाख रुपया जो शेयर है उनका पर मंथ, जिसमें वो अपने बिजली के बिल दे सकते हैं, वो इसी तरह से जो उनके एक्सपेंडिचर्स हैं वो कर सकते हैं। लेकिन अगर उनको बैक वक्त 20 मैन होल के कवर्स चाहिए हों तो वो परचेज नहीं कर सकते, उनके ऊपर 5,000 से जायद वो एक दफ़ा में खर्च नहीं कर सकते, उसके ऊपर भी कदगन है। तो इस तरह की मार्शल लॉज में अब तो हम देखते हैं कि इस तरह की कदगन लगती है बल्दियाती नुमाइंदों पे या सियासी लोगों पे, लेकिन जमहूरी हुकूमतें ऐसा नहीं करती। अगर जमहूरी हुकूमत इंसाफ पर मबनी हुकूमत है तो इनको बल्दियाती नुमाइंदों के साथ भी इंसाफ करना होगा, उनकी जो तरक्याती स्कीमें उनको भी ऑन करना होगा। वो भी काम लाहौर शहर में होने हैं, वो काम भी काबुल में या दिल्ली में नहीं होने। साहब, ये बल्दियाती नुमाइंदों को तो पता नहीं काम करने दिया जाता है नहीं दिया जाता। मीरा कुछ करना चाह रही है। देखें जी, मीरा हमेशा ही कुछ ना कुछ करती रहती है। पहले हॉस्पिटल बनाना चाह रही थी तो वो असल में उनके पास बड़ा खूबसूरत फन है कि वो कोई ऐसा कोई नया इशू सामने लाती हैं जिससे उनको खबरों की जीनत बनती है, खबरों की जीनत भी बनती है, वो पॉपुलैरिटी मतलब अच्छा, जब हॉस्पिटल बनाने का कहा तब भी लोगों ने कहा कि जी अच्छा अब ये पहली वाहिद अदाकारा या प्रोड्यूसर बनने जा रही हैं, तो वो हुकूमत से इमदाद मांग रहे हैं कि मैंने फिल्म बनानी है, मुझे पैसे। और वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि ताउन भी करेंगे उस फिल्म के लिए जो है वो जिस तरह का ताउन अपोजिशन के साथ करें, इनके साथ भी ऐसे ही करें। तो ये इंतहाई मज़े का खेद है कि कोई प्राइवेट कंपनी या कोई ऐसा फर्द, हाँ ये ज़रूर कह सकती हैं कि मेरे इलाज के लिए मुझे पैसे दे हुकूमत। हुकूमत कहेगी ठीक है, हमारा एसेट है, आर्टिस्ट है, चले जी हम इसकी सब। लेकिन अगर वो ये कहे मैंने अपना कारोबार करना है, मेरी हुकूमत। लेकिन इसमें वो जो इन लाइटर वे के जब मीरा को रिसीव हुआ मैसेज अपने लॉयर की तरफ से कि आपके जो चेक दिया था अपने फीस की मद में वो बाउंस हो गया, तो मैं तो आपको लीगल नोटिस भेज रहा हूँ, तो मीरा ने आगे से जवाब दिया कि यू आर माई लॉयर, आप खुद ही इसका जवाब यानी उनको तो ये पता नहीं चलता कि जिसने लीगल नोटिस भेजा है उसका जवाब भी वो खुद तो इसी तरह की फिल्म बनेगी जिस तरह का अस्पताल बना। तो मीरा की बेशुमार स्टोरीज हैं। खबर तक रहें। मीरा मूवी अगर बनाती हैं आप देखने जाएंगे?
हाँ बिल्कुल जाएंगे, वो भी डिफरेंट ही होगी ना। डिफरेंट ही होगी, जाहिर है। मीरा उसके अंदर डायलॉग हो गए, उसकी पिक्चराइजेशन हो गई, वो ऑब्वियसली डिफरेंट क्वालिटी की होगी। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हुकूमत पहले पैसे दे। हुकूमत जहाँ ये काम कर रही है वहाँ मेरे ख्याल से कहा तो गया कि मीरा को पैसे दे दिए जाएंगे, लेकिन अगर हुकूमत की बात है तो पहले फिर तो ये फिल्म नहीं बनने सारे वाली। आर्टिस्ट जो हैं, फिर तो ये फिल्म नहीं खासतौर बनने पर वाली। थिएटर आर्टिस्ट, वो तो हुकूमत पर चढ़ दौड़े 2 हफ्ते पहले जब वजीर इत्तलात की जानिब से जो कुछ बयानात जारी किए गए, तो उस पर उन आर्टिस्ट ने एहतजाज किया। मेरे ख्याल से फिर उसके बाद वजीर इत्तलात ने इसलिए हामी भर ली है कि मूवी बनाने के लिए वो जो है बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। खैर सोमरू साहब, यहाँ पर मैं ये ज़रूर कहूँगी, हमने देखा मुख्तलिफ वाक़यात में, चाहे वो हॉस्पिटल बनाने की बात है या फिर बार बार अदाकारा मीरा जो हैं वो कचहरी में आ रही हैं, अदालत में पेश हो रही हैं, हम देखते हैं हमेशा से वो खबरों की जीनत रही हैं और एक उनका अपना ही किरदार रहा है। देखिए आप मीडिया को ना गॉसिप्स भी चाहिए होते हैं, और वो गॉसिप्स सिर्फ आप इंटरेस्ट, ह्यूमन जो साइकी है ना, उस साइकी के साथ खेलना होता है ना, जो ऑडियंस होती है खास तौर पे। अब ऑडियंस के अंदर वो इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए उनको वो मटेरियल मिल जाता है जो मीरा के आप कह लें उन एक्शंस के ज़रिए से, उनकी अपीयरेंस के ज़रिए से, उनकी गुफ्तगू के ज़रिए से, चाहे वो गलत अंग्रेजी की वजह से, अब वो गलत अंग्रेजी भी जो बोलती हैं, बड़ी वो शोहरत पाई है अंग्रेजी, उन्होंने। उस अंग्रेजी के जरिए से भी आप देखिए ना, मीडिया को कंटेंट मिलता है। मीडिया अगर वो आपको ट्विटर रख ले तो आप उनको अंग्रेजी सिखा देंगे। लेकिन खुशाइन बात यह है कि अगर अदाकारा मीरा जो है वो मूवी बनाएंगी तो राव दिलशाद भी देखने जाएंगे और अकमल सोमरू भी देखने जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक की तरफ जाने हैं, ब्रेक के बाद हम प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे, और अगर आप प्लान कर रहे हैं मोबाइल चेंज करने का, मोबाइल ख़रीदारी का, तो नाज़रीन कौन सा मोबाइल आपको किस कीमत पर मिल सकता है ये मैं आपको बताऊंगी जी। सबसे पहले हमारे पास है जी सैमसंग गैलेक्सी ग्रैंड प्राइम प्लस, 17,700 रुपये इसकी कीमत है। सैमसंग गैलेक्सी C7, 32,800 रुपये इसकी कीमत है। जी, तो इसके बाद जी हमारे पास है सैमसंग गैलेक्सी J4, इसकी कीमत मैं आपको बताती चलूं 19,999 रुपये में ये आप खरीद सकते हैं। जी नाज़रीन, इसके बाद है जी हमारे पास सैमसंग गैलेक्सी A5, 41,999 रुपये में ये भी खरीदा जा सकता है। जी तो नाज़रीन, अब शामिल करेंगे अगला सेगमेंट बचत बाजार। बचत बाजार में मैं आपको बताऊंगी सेल कहां कहां लगी है, कहां आप जा सकते हैं और सेल से भरपूर फायदा उठा सकते हैं। जी तो सबसे पहले हमारे पास है जी ब्रांड्स नेम आपको बताते चले, एंडोरिब है और एडन रोप है जी। अप टू 50% यहाँ पर ऑफ है, यहाँ पर आप जा सकते हैं और सेल से भरपूर फायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास तर्ज, यहाँ पर भी अप टू 50% ऑफ है, जा सकते हैं, यहाँ पर भी आप सेल से भरपूर फायदा उठा सकते हैं। जी तो अगर आप जा रहे हैं हाइपर स्टार प्रमोशन पर, आपको क्या कुछ मिल सकता है ये भी आपको बताऊंगी। सबसे पहले है जी लाइफ बॉय, इसकी रिटेल प्राइस है 100 रुपीज और प्रमोशनल प्राइस है 85 रुपए, यानी इस पर आप 15 रुपए बचा सकते हैं। नेक्स्ट है जी कोको क्रंच, ये आप रिटेल प्राइस इसकी है 650, 535 रुपए में आप खरीद सकते हैं और उस पर पूरे 115 रुपए आप बचा सकते हैं। और अब शामिल करेंगे अगला सेगमेंट, आज के भाव। तो सब्जियों की कीमतें क्या हैं, शहरी क्या कहते हैं, सब्जियों की कीमतों के हवाले से जानते हैं। तौकीर अकरम हमारे साथ मौजूद होंगे। तौकीर बताएगा क्या रेट्स हैं आज।
जी बिल्कुल, शहर में सब्जियों की कीमतों में कमी जो है वो बिल्कुल भी ना आ सकी। गुज़िश्ता रोज़ जो है वो तकरीबन 5 रुपये से 3 रुपये कमी इजाफ़ा जो है वो किया गया था, लेकिन अभी तक जो है उसकी इजाफे में बिल्कुल भी कमी नहीं आई। जिस तरह के कल भी आलू जो है वो 17 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा था, आज भी 17 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा है। प्याज 21 रुपये किलो फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि टमाटर जो हैं वो 25 रुपये किलो फ़रोख्त किए जा रहे हैं। अदरक जो है वो 181 रुपये फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि करेले 38 रुपये, लीमू 42 रुपये। और इसी तरह दीगर सब्जियों की बात करें तो बंद गोभी जो है वो 16 रुपये किलो फ़रोख्त की जा रही है। शलजम जो है वो 13 रुपये, सब्ज़ मिर्च 64 रुपये, शिमला मिर्च भी 64 रुपये, अरवी जो है वो 38 रुपये, भिंडी 74 रुपये, मटर जो है वो 24 रुपये और मूली जो है वो 11 रुपये, जबकि साग जो है वो 20 रुपये और मुंगरे जो है वो 27 रुपये किलो फ़रोख्त किए जा रहे हैं। बिल्कुल भी फ़र्क जो है वो नहीं दिखाई दे रहा। सब्ज़ियों की कीमतों में गुज़िश्ता रोज़ की निस्बत तकरीबन 5 रुपये और 3 रुपये जो है वो मौसमी सब्ज़ी में इजाफ़ा किया गया था, जो ताहाल जारी है। जबकि शहरियों ने यह मुतालबा किया है कि सब्ज़ियों की कीमतों में कमी आनी चाहिए ताकि हर घर में इस्तेमाल होने वाली सब्ज़ियाँ कम कीमत में मिले तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। और दूसरी जानिब उन्होंने मुतालबा किया है कि जो सब्ज़ियों की रेट लिस्ट है, सरकारी नर्फनामा है, वो पाबंद किया जाए कि वो हर दुकान अपनी दुकान पे जो है वो अवेज़ा करें ताकि आने वाले ख़रीदार जो हैं वो आसानी के साथ सब्ज़ियाँ ख़रीद सकें। खरीदार आसानी के साथ सब्जियां खरीद सके। बहुत शुक्रिया तौकीर, आपका सब्जियों की कीमतों के हवाले से बता रहे थे आप। जी आगे बढ़ेंगे, मीट रेट्स में आपको बताऊंगी। जी अगर आप जैन शॉप पे जा रहे हैं तो मीट रेट्स यहाँ पर क्या हैं। बीफ यहाँ से पर केजी आप खरीद सकते हैं 520 रुपये में, और इसी तरह बीफ विंग्स पर केजी आप खरीद सकते हैं यहाँ से 690 रुपये में। मटन पर केजी यहाँ पर आप खरीद सकते हैं 1288 रुपये में, और मटन विंग्स आप खरीद सकते हैं पर केजी 1860 रुपये में। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी चिकन के रेट क्या हैं। जी चिकन पर केजी आप खरीद सकते हैं, जिंदा मुर्गी की कीमत है 148 रुपये और इसका बना हुआ गोश्त आपको मिल सकता है 215 रुपये में। जी तो इस अगर आप जा रहे हैं अंडों की खरीदारी के लिए तो ये भी रेट्स आपको बताऊंगी। सबसे पहले रिटेल प्राइस है जी 110 रुपये दर्जन आप अंडे खरीद सकते हैं। अगर आप जा रहे हैं होलसेल से खरीदारी के लिए तो यहाँ पर आप 108 रुपये दर्जन अंडे खरीद सकते हैं। इसी तरह गोरमे से अगर आप अंडों की खरीदारी के लिए जा रहे हैं 109 रुपये दर्जन यहाँ से आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। जी तो आपको ट्रेलर दिखाएंगे द स्पाइडरमैन इनटू स्पाइडर वर्स। जी मूवी ट्रेलर भी आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी शामिल कर लेते हैं माल का हाल। तो करेंसी रेट्स क्या हैं एक नजर डाल लेते हैं। तो मूवी का ट्रेलर आपने देखा, अभी हम जाएंगे एक ब्रेक की तरफ। आप जानेंगे न्यूज हेडलाइंस। प्रोग्राम में हम दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।